बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैंकिंग ऑफ फ्रॉड्स। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक आई हैव अ लिटिल पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू। देखिए स्टूडेंट्स, मैं अक्सर क्लास में भी कहता हूँ कि ये सब कुछ कर जाने के बाद भी हमें एक दिन मर जाना है और अपने अमाल का जवाब देना है अल्लाह ताला को। तो कोई भी अमल जो हम कर रहे होते हैं, नेक अमल, तो नफ्स पे भी भारी होता है और शैतान भी बहकावे में लाता है। रमज़ान की इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है कि ये आपकी ख़ुद से मुलाकात करवाता है। शैतान बंद हो जाता है और आप हो जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने नफ्स के रहमो करम पर। यानी आपका सिर्फ एक ही दुश्मन बच जाता है और वो आपका नफ्स है। तो अब रमज़ान में आपको ये जानने का मौका मिलता है कि आप अपने नफ्स के ख़िलाफ़ कितनी बड़ी जंग लड़ सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ आपका नफ्स बचा है जो आपको गलत रास्ते की तरफ लेके जाता है। इसी नफ्स को अगर आप कत्ल करें, इसी नफ्स के ऊपर अगर आप काबू पा लें, तो ये बात याद रखिए कि सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का वो उसका अपना नफ्स है। क्योंकि जिन और इंसान दोनों में अल्लाह ताला ने नफ्स को पैदा किया। और शैतान को बहकाने वाला कौन था? शैतान को बहकाने के लिए कोई और शैतान तो नहीं था वहाँ पर। शैतान को बहकाया उसके अपने नफ्स ने कि तुम आग से पैदा हुए हो, तुम बेहतर हो, ये मिट्टी से पैदा हुए आदम, ये तुमसे बेहतर कैसे हो सकता है? तो इंसान का नफ्स उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो रमज़ान प्रैक्टिस है इस बात की कि आप अपने नफ्स पे काबू पा सकें और नफ्स को इसके ऊपर काबू पाने के लिए खामोशी, तन्हाई और भूख, ये तीन बड़े बड़े हथियार हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खामोश रहने की कोशिश करें, हर जगह पर बुला ना करें, लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत किया करें, अल्लाह को इम्प्रेस करने की कोशिश करें। अल्लाह ज़्यादा हकदार है इस बात का। लोग महफ़िलों में जाते हैं तभी बातें होती हैं, तो तन्हाई नहीं होती, तभी ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, तभी ज़्यादा गुनाह सरज़द होते हैं। तो अपने आप को महफ़िलों से दूर रखें। और भूख नफ्स का कत्ल कर देती है। आप देखें, जब आप भूखे होते हैं तो आपके सर पे एक ही जुनून सवार होता है कि खाना खा लूं। फिर उस वक्त ना आपका कोई गेम खेलने को दिल करेगा, ना पढ़ने को दिल करेगा, ना गाने सुनने को दिल करेगा। तो नफ्स को एक ही चीज़ से बड़ा टफ टाइम दिया जा सकता है और वो है भूख। तो बस कोई गुनाह करते वक्त इन बातों का ख्याल रखा करें कि आपने इस नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करना है, इस नफ्स को काबू में करना है। यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और इस बात का भी ख्याल किया करें कि गुनाह जब आप करते हैं, छुप के करते हैं, तो अल्लाह के तो सामने ही कर रहे होते हैं। तो अल्लाह का बड़ा गिला आता है, क्या मेरे बंदे, पूरे जहान में तुझे मैं ही सबसे हकीर नज़र आया था जो तू मेरे सामने गुनाह कर रहा है। तो नमाज़ पढ़ें, अपने आप को नमाज पे पाबंद करें और मेरे इस जुमले पे ज़रूर सोचें। शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, बैंकिंग ऑफ फ्रॉड्स। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब गाड़ी एक कर्व्ड पाथ के अलॉन्ग टर्न ले रही होती है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये आपके पास एक टर्न है, फ़र्ज़ कीजिए, ठीक है, द टर्न इज़ लाइक दिस। अब ये एक स्ट्रेट रोड है बिल्कुल। तो स्ट्रेट रोड पे अगर कार यूं है, फ़र्ज़ कीजिए ये कार है, तो द वेट ऑफ द कार एक्ट्स परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है दैट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दोनों एक दूसरे के को बैलेंस कर रहे हैं और कोई भी सेंटर डायरेक्टेड फोर्स नहीं है, इस ट्रैक के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड कोई भी फोर्स नहीं है जो इस गाड़ी को एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कार को टर्न लेने में मदद कर रही है। अब अगर गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई तो गाड़ी अपने इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से स्ट्रेट लाइन मोशन कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी। फ़र्ज़ कीजिए कि कार जो है ये
इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। टर्न कार ने यूँ लेना है, द कार शुड गो लाइक दिस, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में आ रही है तो इसका अपना इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, इट टेंड्स टू मूव अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। अब हाई स्पीड्स पर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो गाड़ी अपने इनर्शिया की वजह से स्ट्रेट लाइन मोशन कंटिन्यू करना चाहेगी, नीचे फोर्स ऑफ फ्रैक्शन कम होगी, हाई स्पीड पर ये गाड़ी को टर्न लेने में हेल्प नहीं कर पाएगी, तो द कार विल स्किड ऑफ द रोड। इसलिए हम क्या करते हैं, हम रोड्स को बैंक करते हैं। तो व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड? अ बैंक इन अ रोड इज बेसिकली एन अपवर्ड स्लोप, इट इज बेसिकली एन अपवर्ड स्लोप, और इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोड, ये रोड के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगी। इट होल्ड्स द व्हीकल ऑन द रोड एट हाई स्पीड, ये व्हीकल को रोड पर हाई स्पीड पर कंट्रोल करती है, उसको रोड पर ही रखती है, उसको ऑफ द ट्रैक जाने से रोक लेती है। मैं आपको अब नीड फॉर स्पीड अगर आपने खेली हो तो उसमें आपने ये बैंक्ड कर्व्स देखी होंगी, तो आज इन बैंक्ड कर्व्स की फिजिक्स समझेंगे हम इंशाल्लाह। तो हियर इज़ योर बैंक कर्व, ये देखें, यहाँ पे ये रोड जो है इस रोड के मुकाबले में, इस साइड के मुकाबले में, ये वाली साइड ज़रा ऊपर होती है, ये आपकी बैंक्ड कर्व है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये एक स्लाइड सी बनी हुई है, तो यहाँ पे पड़ा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरफ जाने की कोशिश करता है रोड की स्लाइड की वजह से, और देखिए अब ये एक सेंटर डायरेक्टेड फोर्स पैदा हो गई है जो रोड के सेंटर की तरफ पॉइंट कर रही है, ठीक है ना। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इस डायग्राम को स्प्लिट करते हैं। हमने रोड को कुछ एंगल थीटा पर इंक्लाइन किया, तो ये हॉरिजेंटल सरफेस है। हॉरिजेंटल सरफेस पर मैं आपको फिज़िक्स बता दूं तो वो कुछ यूँ है कि वेट W परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सरफेस के साथ 90 का एंगल बना रहा है। जब आप इस कर्व को बैंक करेंगे एट सर्टेन एंगल थीटा, तो देखें ये आपकी कार है, ठीक है जी। तो अब आप देखें ना, स्लोप की वजह से आपको महसूस होगा कि एक सेंटर डायरेक्टेड कंपोनेंट आ गया है। उस कंपोनेंट को समझने के लिए आप इसकी डायग्राम बनाएं। ये वेट W जो है इट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो नॉर्मल रिएक्शन है, हियर इज़ दैट नॉर्मल रिएक्शन, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस, ये है नॉर्मल रिएक्शन। अब हम ऐसा करते हैं कि हम इस नॉर्मल रिएक्शन को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। तो एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा इस नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बनने वाला ये जो एंगल है ये हमें पता होना चाहिए कि कितना है, तो दैट्स क्वाइट इजी। देखें स्टूडेंट्स, फोकस करें, ये वाला जो एंगल है, क्योंकि ये एंगल 90 है, ठीक है जी, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर बनने वाले तमाम एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। फिर देखिए ये जो एंगल है ये 90 है, गौर कीजिएगा, और ये जो वेट का कंपोनेंट है इसको मैं NX कह देता हूँ, और ये जो वेट का कंपोनेंट इसको मैं NY कह देता हूँ, ठीक है। तो इसको NX को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। अब आप देखें NX ने इसको बाइसेक्ट किया हुआ है। अब हम तो जानते हैं कि ये एंगल जो था ये 90 का था। यहाँ पर आप गौर से देखें तो ये जो NX है, NX का इस ग्रीन कलर की लाइन के साथ जो एंगल है दैट इज़ बेसिकली 90 डिग्री। तो अब अगर ये एक एंगल 90 डिग्री में से 90 माइनस थीटा है, तो फिर ये वाला एंगल डेफिनेटली थीटा होगा। सो इस एंगल को मैं बाहर निकाल के थीटा लिख देता हूँ। अच्छा, फिर ये देखिए कि आपके पास एक और 90 का एंगल यहाँ पर मौजूद है, ये और ये, दीज टू आर 90 एंगल्स। अब इस 90 में देखें ये वाला पोर्शन थीटा है, तो फिर ये पोर्शन डेफिनेटली, ये वाला पोर्शन 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा, अगर ये पोर्शन 90 माइनस थीटा है तो फिर गौर से देखें दोबारा
कि ये जो आपके पास एंगल है ये 90 है, जिसमें ये वाला पोर्शन 90 माइनस थीटा है, तो फिर ये पोर्शन डेफिनेटली थीटा होगा। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है। इसे एक दफ़ा दोबारा करवा देता हूँ। अगेन इसे कंसिडर कीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर आपको रोड थीटा एंगल पर इंक्लाइन कर दिया गया। इसको हम बैंकिंग एंगल भी कहते हैं। ये आपकी कार है। जो वेट W है वो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट U। दिस इज़ द वेट W। और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सरफेस के साथ 90 का एंगल बना रहा है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन N हो गया जिसने सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाया। अब हम इस नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो देखें ये नॉर्मल रिएक्शन के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन जाएंगे। दीज टू आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस नॉर्मल रिएक्शन, जिनमें इस कंपोनेंट को बिलफर्ज हम NX का नाम दे देते हैं और इस कंपोनेंट को हम NY का नाम दे देते हैं। यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि वो कितना है। तो स्टार्ट करें यहाँ से। ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है, तो ये एंगल फिर 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा, फिर ये देखें कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। मैं इस NX को यहाँ मूव कर सकता हूँ। तो ये अगर NX है और आप देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर और ग्रीन कलर की लाइन में एंगल 90 है, जिनमें से ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल ये दिस इज थीटा। अब ये देखें कि यहाँ पर यानी ये जो ग्रीन कलर की लाइन है और ये जो रेड कलर की लाइन है, इनमें एंगल मैं इनको हाईलाइट करूँ 90 है। ये एंगल जो है ये बेसिकली 90 डिग्री है, जिनमें से एक हिस्सा अगर थीटा है तो फिर ये बकाया हिस्सा 90 माइनस थीटा होगा। अब दोबारा देखिए तो ये ब्लू कलर की लाइन और इस ब्लू कलर की लाइन में एंगल 90 है, जिनमें से एक हिस्सा अगर 90 माइनस थीटा है तो फिर ये हिस्सा थीटा होगा। तो बेसिकली ये एंगल और ये एंगल सेम है। अच्छा, अब आप देखें तो ये जो NY है ये बैलेंस कर रहा है W को, और ये जो NX है ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, इस NX को अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल के मुताबिक ओपन करें, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। दिस इज़ योर परपेंडिकुलर एंड NY इज़ योर बेस। तो अगर आप इस ट्राइंगल में फाइंड करें कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस है यहाँ पर NY और हाइपोटेन्यूज इज द लेंथिएस्ट साइड विच इज N। सो NY की वैल्यू आपके पास आ जाएगी NY इज इक्वल टू N कॉस थीटा। और इसी तरह अगर आप साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब परपेंडिकुलर यहाँ पर NX है और हाइपोटेन्यूज एज यूजुअल N है। सो NX इज इक्वल टू N साइन थीटा। यानी यहाँ पर आप देखें ये जो NX है ये सेंटर ऑफ द रोड की तरफ डायरेक्टेड है, जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। पहली फोर्स अगर आप देखें तो बॉडी का वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। दूसरी फोर्स अगर आप देखें तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है। और फिर हमने क्या किया कि इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स बना दिए। कौन कौन से कंपोनेंट्स? NX जो कि N साइन थीटा के बराबर है और NY जो कि N कॉस थीटा के बराबर है। NX बैलेंस कर रहा है वेट को और NY प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो विल राइट NX जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि ये सेंटर डायरेक्टेड है। सो विल राइट FC और Y जो है वो NY आप देख सकते हैं ये NY वेट को बैलेंस कर रहा है, तो इसके लिए हम लिख देते हैं W। अच्छा, तो अब हम लिख सकते हैं कि FC इज़ इक्वल टू N साइन थीटा एंड W इज़ इक्वल टू N कॉस थीटा। अच्छा,
इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का, और हम कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2. So we get Fc divided by W is equal to n sin theta divided by n cos theta. Fc की वैल्यू, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है, it is mv square divided by r over weight W is mg is equal to, ये n और n कैंसिल हो जाएंगे, sin theta by cos theta is tangent theta. So here we can write tangent theta is equal to, ये m और ये m भी कैंसिल हो जाएंगे, ये v स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर जी. टेंजेंट थीटा बेसिकली स्लोप है इस प्लेन की, और थीटा जो है बैंकिंग एंगल है, विच इज़ टेंजेंट इनवर्स v स्क्वेयर बाय आर जी. ये आपके पास रिजल्ट आया. अगर आप देखें अब तो जो स्लोप है कि आप कितने एंगल पर बैंक करेंगे एक कर्व को, वो डिपेंड करती है स्पीड पर. जितनी बड़ी स्लोप आप देंगे उतनी हाई स्पीड से ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल कर पाएगा, उस कर्व को ट्रेवर्स कर पाएगा. और अगर आप इस कर्व के रेडियस ऑफ कर्वेचर को कम से कम रखें तो भी आपको स्लोप बहुत बढ़ानी पड़ेगी. जैसे कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हैं तो वहाँ पर आर की वैल्यू बहुत कम होती है, तो फिर आप स्लोप बहुत बढ़ा देते हैं, तो फिर आप हाई स्पीड के ऊपर वहाँ पर मोटरसाइकिल चला सकते हैं. थैंक यू फॉर टुडे.